नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स अगस्त 2024 में हम लोग आज इसका दूसरा भाग देखेंगे, अगस्त 2024 में। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स का, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। इसको शुरू करूँ मैं इससे पहले आपको बता दूँ अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी में जो वीपीओ की वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, अगर आप इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? और मॉक टेस्ट के अलावा इसमें 70 प्लस घंटों का इन्हीं मॉक टेस्ट का डिस्कशन कोर्स भी मिलेगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में है, आप इनको ले सकते हैं। अगस्त 2024 में हम लोगों ने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। उसी के आगे आज से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में वीरों को नमन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम किस घटना के शताब्दी महोत्सव के रूप में शुरू किया गया है? ध्यान से समझें। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? वीरों को नमन। ठीक। ये कह रहा है कि ये जो कार्यक्रम है, ये किस घटना की शताब्दी महोत्सव पर शुरू किया गया है? अब यहाँ से ऐसे समझो, हमारे जो सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कहा है कि भाई ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम होगा जो हमारे यहाँ काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी, जिसको कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अवसर पर इसे शुरू किया गया है। शुभारंभ के अवसर पर ये शुरू किया गया। ये कार्यक्रम कौन-सा है? ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का नाम है वीरों को नमन। तो अगर आपसे पूछे ये कार्यक्रम किसने इसको उद्घाटित किया है या हम कहें किसने इसका उद्घाटन किया है, तो आप बताओगे योगी आदित्यनाथ। ये जो वीरों को नमन कार्यक्रम है, इसका संबंध किस घटना से है? तो आप बताओगे काकोरी ट्रेन एक्शन घटना से। और ये काकोरी ट्रेन कांड हुआ कब था? 9 अगस्त 2000 सॉरी 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 में। और आपको पता होगा 2025 आने वाला है। 2025 में 100 साल पूरे हो जाएँगे, ठीक है? तो इसी वजह से शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अवसर पर इसको शुरू किया गया है ये कार्यक्रम। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट देखो 22 नंबर, घरेलू क्रिकेट में डीआरएस। डीआरएस क्या होता है? डीआरएस का मतलब होता है डिसीजन डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ठीक है? आपने इंटरनेशनल क्रिकेट जब देखते होंगे, तो वहाँ पर डीआरएस का प्रयोग किया जाता है। तो डीआरएस का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? अभी तक डीआरएस का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था, लेकिन अब ये घरेलू क्रिकेट में भी होगा और इसकी शुरुआत करने वाला है अपना उत्तर प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि जब भी डीआरएस सिस्टम ये लागू किया जाता है, तो काफ़ी खर्चा आता है इसमें। 2 कैमरे सेट किए जाते हैं, तो इसमें एक जो कैमरा सेट किया जाता है, उसका जो खर्चा आता है लगभग 5 लाख रुपए आता है, तो काफ़ी खर्चा है। इस वजह से जो अभी तक राज्य स्तर की जो टीमें थीं या राज्य स्तर के जो एसोसिएशन थे, वो इसको लागू नहीं कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है, जिसने घरेलू क्रिकेट में भी डीआरएस सिस्टम लागू किया है। ठीक है? तो हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा शारदा कार्यक्रम। ध्यान दें, शारदा कार्यक्रम के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये जो शारदा कार्यक्रम है, ये चर्चा में क्यों रहा? देखो, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग का है ये कार्यक्रम। बेसिक शिक्षा विभाग का शारदा कार्यक्रम, ठीक है? बेसिक शिक्षा विभाग का शारदा कार्यक्रम। और इसमें होगा क्या? इसमें जो आउट ऑफ स्कूल है ना, आउट ऑफ स्कूल के बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल आउट ऑफ स्कूल का मतलब क्या है? जो स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है? आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षित करने के लिए योजना सरकार ने बनाई है कि अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करना है, तो कहीं न कहीं जो रिटायर शिक्षक हो गए हैं, रिटायर शिक्षकों को मानदेय पर भर्ती किया जाएगा। मानदेय पर भर्ती किया जाएगा, ठीक है? और फिर ये जो शिक्षक होंगे रिटायर्ड, ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा देंगे और ऐसी स्थिति में इनको जो मानदेय दिया जाएगा, वो होगा ₹6000। ये मानदेय दिया जाएगा और सरकार की मंशा है कि ये जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, ये 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को टी डील करेंगे।
6 से लेकर 14 साल के बच्चों को ये शिक्षक डील करेंगे। ध्यान से समझ पा रहे हो आप हमारी बात? तो बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यक्रम क्या है? शारदा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए किनको हायर किया जाएगा? जो रिटायर्ड शिक्षक हो गए और उनको ₹6000 के मानदेय पर भर्ती कर लिया जाएगा। फिर वो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को ये शिक्षक डील करेंगे। ठीक है? वापस आ जाओ। अब इसमें ऑप्शंस पढ़ो। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया है। ठीक है? मानदेय कितना रुपया देंगे? ₹6000। ठीक? आगे देखो। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के तहत आउट ऑफ स्कूल के तहत सॉरी 6 से 14 साल तक के बच्चों को इसमें डील किया जा रहा है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। ठीक है? 23 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 24। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू आगरा के संबंध में सही कथन का चयन करो। ये न्यू आगरा चर्चा में क्यों रहा? इसको पढ़ो जरा। येडा अधिसूचित 30 गाँवों की, ध्यान दें, अधिसूचित कितने गाँव हैं? 30 गाँव। 30 गाँवों की 10,500 हेक्टेयर भूमि पर न्यू आगरा विकसित करेगा। ये न्यू आगरा क्या है? इसको नए रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 30 गाँवों की इसमें भूमि ली जाएगी और 30 गाँवों की भूमि लगभग वो होगी 10,500 हेक्टेयर। उस भूमि पर न्यू आगरा को विकसित करने का सरकार का लक्ष्य है। अच्छा, दूसरा पढ़ो। येडा ने न्यू आगरा का मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी ट्रैक्टेबल इंजीनियरिंग स्काई ग्रुप को सौंपी। इस ग्रुप का नाम आप याद रखोगे, ट्रैक्टेबल इंजीनियरिंग स्काई ग्रुप। ये जो नया न्यू आगरा है, नया आगरा है, इसका मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है? ऊपरी दोनों सही है। नेक्स्ट देखो 25 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस जनपद में स्थापित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, ये राम मनोहर लोहिया यानी लोहिया संस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? आप बताओगे, ये है लखनऊ में। आंसर होगा इसका लखनऊ। और यहाँ पर ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर गामा नाइफ मशीन लगाई जाएगी और ये जो नाइफ मशीन लगाई जा रही है इसमें ऐसा माना जाता है कि सरकार ने लगभग 60 करोड़ रुपए खर्चा की मंजूरी दी है। तो ध्यान रखें, टोटल खर्च कितना होगा इसमें? 60 करोड़ रुपए जो कि सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ये गामा नाइफ मशीन अगर आपसे पूछे किस संस्थान में लग रही है, तो आप बताओगे राम मनोहर लोहिया संस्थान में। अगर आपसे पूछे किस शहर में लग रही है, तो लखनऊ में। अगर आपसे ये पूछ ले कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जहाँ पर गामा नाइफ मशीन लगाई जा रही है जिसकी लागत 60 करोड़ रुपए आंकी गई है, ये किस शहर में है? तो आप बताओगे लखनऊ में। ठीक है? 25 का सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो 26 किस जनपद में स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने ब्राजील के साथ डेयरी, कृषि, जैविक प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यटन में अनुसंधान के लिए समझौता किया है? ये फिर से पढ़ो इसको। कह रहा है कि कौन से जनपद में स्थित है श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय? क्या किया है वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने? इसने अभी हाल ही में ब्राजील के साथ समझौता किया है। किन क्षेत्रों में समझौता किया है? डेयरी में, कृषि में, जैव प्रौद्योगिकी में, स्वास्थ्य में, पर्यटन के अनुसंधान आदि क्षेत्रों में इसने समझौता किया है। तो आपसे केवल इतना पूछा है कि ये जो वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? आप बताओगे मेरठ में है। ठीक है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। फिर से समझो, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ये कहाँ है? मेरठ में। इसने किया क्या है? ब्राज़ील के साथ समझौता किया है। किन क्षेत्रों में समझौता किया है? तो डेयरी, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, अनुसंधान के लिए इसने समझौता किया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, हाल ही में भारत और किस देश की सरकार के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है? भारत और कौन-सा देश है जिसके मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है? इसमें फ़ायदा वाराणसी को हो गया। वाराणसी में एसएलसीआर की स्थापना हो रही है। तो वाराणसी में एसएलसीआर की स्थापना हो रही है, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आपसे पूछा जाए एसएलसीआर की स्थापना कहाँ हो रही है, तो आप बताओगे वाराणसी में। ठीक है? क्वेश्चन ये है कि ये जो एसएलसीआर की स्थापना हो रही है, भारत और किस देश की सरकार के मध्य साझेदारी का एक स्वरूप है? तो आप बताओगे ये है डेनमार्क। ठीक? अब इसमें यहाँ से देखो, भारत और डेनमार्क के बीच हरित प्राधिकरण, या हम कहें प्राधिकरण ना लिखो, हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है। ठीक है? तो ये किन 2 देशों के मध्य हुई है? भारत और डेनमार्क के मध्य। अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें ये जो अपना शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, वाराणसी में वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर
स्मार्ट प्रयोगशाला के गठन को मंजूरी दे दी गई है। प्रयोगशाला का गठन होगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है? दरअसल ये जो पूरा का पूरा ताना-बाना है ना भारत और डेनमार्क के बीच संबंध जो साझेदारी है, वास्तव में ये एक त्रिपक्षीय साझेदारी है, जिसमें भारत सरकार भी है, इसमें डेनमार्क सरकार है और साथ ही साथ इसमें बीएचयू, आईआईटी बीएचयू भी है। तो ये एक इन तीनों के मध्य एक त्रिपक्षीय पहल है, ठीक है? त्रिपक्षीय पहल है। अच्छा ये जो एसएलसीआर की स्थापना हो रही है, एसएलसीआर इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ध्यान रखें एसएलसीआर का जो मुख्य उद्देश्य होगा, वो होगा जो वरुणा नदी है अपनी, वरुणा नदी को बेहाल करना। अभी बदहाल है, अब इसको बेहाल करना ये इसका टारगेट होगा। और आपको पता होगा ये जो वाराणसी शब्द है, ये आपने स्टैटिक जीके में पढ़ रखा होगा, ये 2 नदियों से मिलकर बना है। एक तो है वरुणा और दूसरा है अस्सी, ठीक है? इन 2 नदियों से हाँ, मिलकर बना है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी वाराणसी से संबंधित, भारत और डेनमार्क के मध्य जो हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है, उससे संबंधित। ये कथन आप याद रखो। ध्यान से समझो, भारत और किस देश की सरकार के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है? आप बताओगे डेनमार्क के मध्य और एसएलसीआर की स्थापना कहाँ की गई है? वाराणसी में। 28 नंबर देखो, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये योजना है, ये अभियान है, जिसे अभी हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की है इसकी। इस अभियान को सबसे पहले आप यहाँ पर समझो, फिर इसके बाद मैं ऑप्शंस में आता हूँ। अभियान कौन-सा है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। ध्यान दें, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। ये जो अभियान है, ये कब शुरू करने की घोषणा की गई है इसकी? इसकी घोषणा की गई है योगी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, ठीक? अच्छा, कब की है? अभी ये जो 78वां गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र नहीं सॉरी स्वतंत्रता दिवस था। 78वां स्वतंत्रता समारोह में इसकी घोषणा की गई, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा क्या होगा इसमें? ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जो राज्य के युवा हैं, राज्य के युवा को वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्यों वित्तीय सहायता दी जाएगी? ताकि ये उद्यमिता कर सकें, उद्यमिता के लिए, ठीक है? छोटे-बड़े ये इंडस्ट्रीज़ स्थापित कर सकें, इसके लिए राज्य के युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। और सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत कितना लक्ष्य रखा है? सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख एमएसएमई की स्थापना की जाएगी। ध्यान दें, कितने एमएसएमई की स्थापना का लक्ष्य सरकार ने रखा है? 10 लाख। अब ज़रा वापस आओ अपने प्रश्न में। अब ऑप्शन पढ़ो। कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है जिसका लक्ष्य राज्य भर में 10 लाख एमएसएमई इकाइयाँ स्थापित करना है। ये भी सही है। बोलो भाई, अभी-अभी मैंने आपको बताया था। बी पार्ट में आओ, कह रहा है उद्यमिता को और बढ़ावा देने के लिए, नए उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए एक समिति स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। ये भी सही सही है। ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। यानी 28 का सही उत्तर हो जाएगा स पार्ट। ठीक। अब देखो 29 नंबर। हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार कर रही है, ठीक है? क्योंकि इसका लक्ष्य किस वर्ष तक 5 गुना पर्यटन को बढ़ा देना है। ये मैंने आपको शायद पिछले जो मंथ का करंट अफेयर कराया था, उसमें बताया था कि ये है 2028, ठीक है? और वहाँ आप पिछले मंथ की देखिए, वहाँ मैंने इसमें बहुत सारे डिटेल में भी बताया है कौन-कौन से पर्यटन स्थल हाँ, कौन-कौन से सर्किट डेवलप करे जा रहे हैं, वगैरह-वगैरह। तो आंसर हो जाएगा इसका 2028। नेक्स्ट देखो 30 नंबर, उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय परियोजना के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ये एक परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में शुरू की है, ठीक? इस परियोजना में है क्या? पढ़ो। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है? कोई भी योजना सरकार चलाती है अगर वो किसानों के लिए है, तो सबसे पहला टारगेट यही होता है कि किसानों की आय बढ़े। कृषि व्यवसाय परियोजना है, तो ज़ाहिर-सी बात है गाँव में चलाई जाए जा रही है। कृषि आमतौर पर गाँव में ही होती है ना? तो ग्रामीण आय को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसमें वित्त पोषित कौन कर रहा है? वित्त पोषण कर रहा है विश्व बैंक।
विश्व बैंक के द्वारा कितना वित्त पोषित किया गया है? 4,000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना को शुरू करने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। फिर से समझो इसी कथन को। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए वित्त बैंक द्वारा, ये वित्त नहीं होना चाहिए, यहाँ विश्व होना चाहिए। विश्व बैंक, ठीक है? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड़ रुपए की कृषि, व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। बात समझ पा रहे हो आप यहाँ तक? 30 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में आओ, इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के 28 जिलों के किसानों, कृषि समूह मतलब वो जो एग्रीकल्चर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, कृषि संबंधी जो एमएसएमई होती हैं, ठीक है? इन सबको लाभ मिलेगा। तो ध्यान दें, इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? 28। इस ये दूसरा भी सही है। तीसरे में आओ, इस परियोजना के अंतर्गत कितने मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? आप बताओगे 1 लाख, ठीक है? हाँ, और इसके अलावा लगभग 10 लाख किसानों को इसमें सीधा-सीधा लाभ मिलेगा और इसमें से 30% महिलाएँ होंगी। तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। 30 का सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? नेक्स्ट देखो, हाल ही में आदर्श सौर अ, किस जनपद को आदर्श सौर शहर का दर्जा दिया गया है? आदर्श सौर शहर का दर्जा दिया गया है अयोध्या को। क्यों अयोध्या को दिया गया है? क्योंकि अभी हाल ही में अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट 40 मेगावाट, ये याद रखो, 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। बिजली का उत्पादन किया है, ठीक है? और अभी हाल ही में ऐसी सूचना भी आ रही है, यहाँ देखो, अभी हाल ही में ऐसी सूचना भी आ रही है कि जो अयोध्या है, अयोध्या में 5,000, ध्यान दें, 5,000 से ऊपर की आबादी वाले ग्रामों में आदर्श सौर गाँव स्थापित किए जाएँगे। या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में आपसे कहें कि अयोध्या में जो 5,000 से ज़्यादा आबादी वाले गाँव हैं, उन्हें आदर्श सौर गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या। नेक्स्ट देखो, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, आईएमएलसी, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स के संबंध में सही कथन का चुनाव करो। बताओ भई, इनके संबंध में सही कथन का चुनाव करो। कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में 30 जिलों में एक्सप्रेस वे के किनारे 33 आईएमएलसी, आईएमएलसी का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये याद रखना। कितने जिलों में शुरू करी है? 30 जिलों में एक्सप्रेस वेज के किनारे 33, हाँ, आईएमएलसी की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये डिजिट्स याद रखना। अगला देखो, 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे आईएमएलसी स्थापित किए जाएँगे, ठीक है? आईएमएलसी की संख्या कितनी है? 33। कितने जिलों में ये स्थापित होंगे? 30 जिलों में। और इसमें एक्सप्रेसवेज़ कितने इंक्लूड किए गए हैं? 5 प्रमुख एक्सप्रेसवेज़ के किनारे स्थापित होंगे, जिनमें से गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शामिल हैं। ये सारे के सारे कथन आपके सही हो जाएँगे। फिर से समझो, आईएमएलसी के संबंध में बताओ कौन-सा सही है? आईएमएलसी की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? कितनी? टोटल 33। कितने जिलों में? 30 जिलों में। ये कहाँ स्थापित होंगी? एक्सप्रेसवेज़ के किनारे। अच्छा, तो कौन-कौन इसमें एक्सप्रेसवेज़ इंक्लूड किए गए हैं? 5 प्रमुख हैं और ये 5 कौन-कौन से हैं? गंगा, बुंदेलखंड, आगरा-लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल। ठीक? नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लव जिहाद विधेयक पारित किया है। अच्छा, ठीक है। इसके संबंध में सही कथन की पहचान करो। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जबरन धर्म विरोधी विधेयक पारित किया है। इसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखना, ये नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024, ये नाम दिया गया इसे। ठीक, अब आगे देखो, जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर विवाह करना चाहता है, अगर उसका यही उद्देश्य है कि वो अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता है,
तो इस उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, अगर दोनों की रज़ामंदी है, तो फिर हाँ, 2 माह पहले उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है? युवक और युवती अगर किसी खास धर्म से संबंधित हैं, तो ये अगर आपस में विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो विवाह कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 माह पहले उन्हें इत्तिला देनी होगी, किसे? जिला मजिस्ट्रेट को। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, सपोज़ करो जबरन ये धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, तो फिर अब ऐसी स्थिति में 20 साल की सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस अधिनियम की ये अज़मानतीय है, ठीक है? और अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो अगर एफआईआर दर्ज कराने की नौबत आ गई, तो पीड़िता या पीड़ित दर्ज करा सक हालाँकि पीड़ित तो होता ही नहीं है इस केस में। हाँ, पीड़िता दर्ज करा सकती है और माता-पिता, भाई-बहन ये भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है? तो ख़ैर 33 में सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट देखो 34 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बताओ भाई, सही कथन। ये अनुपूरक बजट अभी पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 के लिए 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस फिगर को याद रखना। अनुपूरक बजट कितना पेश किया गया है? 12,209.93 करोड़ 2024-25 के लिए। अनुपूरक बजट क्या होता है? क्यों आता है ये? दरअसल ये वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में अतिरिक्त राशि अगर लगता है सरकार को कि हमें इस योजना या इस विभाग को अतिरिक्त राशि देनी चाहिए, तो ये उसके लिए आता है। अतिरिक्त राशि के लिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अभी जो फरवरी 2024 में पेश किया गया था बजट, ये उस बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? अगर आपसे ये पूछ ले तो आप बताओगे 1.66%। फिर से समझो, अभी 2024-25 में बजट पेश किया गया। कौन-सा बजट है ये? अनुपूरक। कब आता है ये? जब सरकार को लगता है कि किसी विभाग या किसी योजना को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, तो वो इसे अनुपूरक बजट के माध्यम से लाती है। फरवरी 2024 में जो बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस बजट को देखते हुए यह बजट यानी अनुपूरक बजट उसका कितना प्रतिशत है? तो आप बताओगे 1.66। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो 35। 35 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के अंतरिक्ष ग्रहीय एवं खगोलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर सहित विदों की एक टीम ने एक बड़े बहिर्ग्रह की खोज की है। ये जो बहिर्ग्रह की खोज की है, ये किसने की है? आप बताओगे ये की है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है। आईआईटी कानपुर के ये प्रोफेसर थे, इन्होंने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 हाल ही में एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? अपशिष्ट फैलाने के लिए एनजीटी ने जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है 50,000 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक। पहली बार 5,000 रुपए लगाया जाता है, अगर नहीं मानता है तो फिर 10,000 रुपए का लगाया जाता है। और आम तौर पर साधारणतया जो एनजीटी है ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने यह आदेश जारी किया है राप्ती नदी को लेकर। राप्ती नदी को लेकर। राप्ती नदी के तटबंध पर जो अपशिष्ट डाले जाते हैं, उन पर याचिका जारी की थी एनजीटी ने। तो आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि ये जो जुर्माना लगाया गया है, ये किस रेंज में लगाया गया है? तो आप बताओगे 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है एनजीटी ने और किस नदी के एवज़ में ये याचिका जारी की गई है? ये याचिका जारी की गई है राप्ती नदी के एवज़ में, ठीक है? नेक्स्ट देखो 37 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान शुरू किया है 2024 में। इस लक्ष्य इसका लक्ष्य राज्य भर में नदी तटों पर लगभग कितने पौधे लगाना है? इसका लक्ष्य है लगभग 3.7 करोड़ पौधे लगा देना, नदी तटों पर। ध्यान दें, फिर से समझो। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में एक नया जो अभियान है वो शुरू किया है। कौन-सा अभियान है? पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। तो ये जो अभियान है इसके तहत राज्य भर में नदी तट जितने भी हैं, नदी तट मतलब ये नदी बह रही है और नदी के किनारे-किनारे, ठीक है? यहाँ पर कितना पौधा लगाया जाएगा? आप बताओगे 3.7 करोड़, इतना पौधा। 38 नंबर देखो, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के संबंध में सही कथन की पहचान करो। क्या पहचान करनी है? पढ़ो। यूपी रेरा उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा अपने पोर्टल पर लगभग 4,000 परियोजनाओं को इसने रोक दिया है। कारण क्या है रोकने का? कारण ये है कि जो डेवलपर्स हैं, इनसे रिकॉर्ड माँगा गया था, पारदर्शिता अपनाने के लिए। लेकिन इसमें से बहुत सारे डेवलपर हैं जिन्होंने ये सारा का सारा अपना रिकॉर्ड नहीं दिया है। अर्थात डेवलपर आवश्यक भूमि रिकॉर्ड, नक्शे
दोनों अपलोड करने में विफल रहे। सरकार ने माँगा था कि मुझे आप ये जितना भी भूमि रिकॉर्ड है, नक्शा है, ये सारे के सारे दीजिए। इन्होंने नहीं दिया, अपलोड नहीं किया तय तारीख तक। तो ऐसे 400 परियोजनाएँ हैं जिनको रोक दिया गया है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, भू संपदा विनियामक और विकास अधिनियम, ये लागू कब से हुआ है? 1 मई 2016 से। याद रखो, उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण। हाँ, इसके संबंध में ये दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न कथनों पर विचार करो तथा सही कथन की पहचान करो। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत 3 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान दें, रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत कितनी सुविधाएं स्थापित करेगा? 3 परीक्षण सुविधाएं स्थापित करेगा। ये कहाँ होंगी? इसमें से एक होगी लखनऊ में और कानपुर में 2 होंगी। यानी इस समझौते के अंतर्गत लखनऊ में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में 1 केंद्र और कानपुर में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये सारे के सारे कथन आपके सही। ठीक है? 39 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। 40 में देखो, हाल ही में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किसके साथ दवा मानकीकरण सहित अन्य जानकारी आदान प्रदान करने के लिए समझौता किया है? फिर से समझो। कह रहा है कि भाई हमें उस संस्थान का नाम बता दो जिस संस्थान के साथ केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दवा मानकीकरण के लिए समझौता किया है। तो आप बताओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये है। ठीक है? तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस हैं अगस्त 2024 के। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चलते-चलते अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं इसके यूपी ट्रिपल एससी में ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो इसके मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। इनको जॉइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है? धन्यवाद।